हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं हूं मनु कुमार मीणा, थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट, जीएमसी राजनांदगांव। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पर ACCC की काउंसलिंग जो है वो आज से स्टार्ट हो चुकी है। आज से राउंड 1 के रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको जो है काउंसलिंग का प्रोसेस जान लेना है कि किस तरीके से काउंसलिंग करवानी है, उसके रूल्स और रेगुलेशन क्या है। क्योंकि अगर आपको रूल्स और रेगुलेशन नहीं पता है तो आप काउंसलिंग के टाइम पे हो सकता है कि आप मिस्टेक कर दो, और एक मिस्टेक अगर आपने काउंसलिंग के टाइम पे करी है तो आप काउंसलिंग से बाहर हो सकते हो, स्टेट काउंसलिंग से भी और ACCC की काउंसलिंग से भी। तो वो मिस्टेक आप ना करो, इसलिए जो है इस वीडियो को जो है आपको लास्ट तक देखना है। पूरा यहाँ पर प्रोसेस में आपको बताने वाला हूँ, सारे रूल्स और रेगुलेशन आपको समझाने वाला हूँ। क्या कट ऑफ रह सकती है वो भी यहाँ पर बताऊंगा, कितनी रैंक वालों को जो है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, सब कुछ जो है डिटेल में बताने वाला हूँ। तो अगर आप ACCC की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना। अगर आप स्किप कर सकते हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप मिस कर दो। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। टेलीग्राम चैनल को भी जरूर से ज्वाइन कर लो, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलने वाला है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हो। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ACCC के बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि किस तरीके से जो है ACCC की काउंसलिंग होती है, और अगर आपको जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो कौन सी काउंसलिंग आपको करवानी चाहिए, और गवर्नमेंट एडिट कॉलेज में चाहिए तो आपको कौन सी काउंसलिंग आपको करवानी है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज और गवर्नमेंट एडिट है उनकी जो 100% सीट होती है उसमें से जो 15% सीट है उसकी काउंसलिंग आपको ACCC के थ्रू जो है वो करवानी है। बाकी जो 85% सीट है वो स्टेट कोटा के थ्रू फिल होगी। तो अगर आपको गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडिट कॉलेज की काउंसलिंग करवानी है तो उसमें केवल आपको 15% सीट पर एडमिशन मिलेगा। और जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जैसे कि BHU हो गई, ITR जामनगर होगी, NIA जयपुर होगी, NIA पंचकुला होगी, NIH कोलकाता होगी, इन सभी की जो 100% सीटें हैं वो ACCC के थ्रू ही फिल होती है। यहाँ पर कोई स्टेट कोटा नहीं होता है, ये ओपन सीटें होती है। यहाँ पर 100% सीट पर जो है सभी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद जितने भी डीम्ड यूनिवर्सिटी है उसकी भी 100% सीट जो है वो ACCC के थ्रू फिल होती है। और जो NIH चेन्नई वाले कॉलेज है ये यहाँ पर जो है BSMS कोर्स है उसमें एडमिशन मिलता है, इसकी भी 100% जो सीट है वो ACCC के थ्रू ही फिल होती है। उसके बाद जो AI गोवा है, नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है, इनकी 50% सीटें जो है वो भी ACCC के थ्रू ही फिल होती है। उसके बाद जो AMU है उसकी जो यूनानी कोर्स में जो 50% सीटें हैं वो भी ACCC के थ्रू फिल होती हैं। और जो मेघालय शिलोंग वाली कॉलेज है इसकी भी 50% सीट जो BMS और BHMS है वो भी यहाँ पर ACCC के थ्रू ही फिल होती है। अगर आपको जो है B फार्मा आयुर्वेद में करना है तो यहाँ पर जो ITR जो जामनगर गुजरात है इसकी भी जो काउंसलिंग है वो ACCC के थ्रू जो है आपको करवानी है, अगर आपको B फार्मा में चाहिए। तो यहाँ पर बता दी कि किस किस कोर्स में आपको काउंसलिंग चाहिए, तो ये काउंसलिंग आपको करवाना है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर आपको दे दी। अब बात आ जाती है प्राइवेट कॉलेज की। तो प्राइवेट कॉलेज की जो काउंसलिंग है वो स्टेट जो है स्टेट करवाता है। तो प्राइवेट कॉलेज में अब 100% सीटें होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि स्टेट काउंसलिंग ही करवाएगा। यहाँ पर ACCC के थ्रू आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, स्टेट काउंसलिंग के थ्रू ही आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। अब प्राइवेट कॉलेज में भी यहाँ पर जो है स्टेट जो है वो दो तरीके से काउंसलिंग करवाता है। उसमें दो तरह का कोटा होता है, एक AIQ कोटा होता है जिसमें 15% सीट पर जो है सभी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं ऑल इंडिया के, और 85% सीट जो होती है उस पर केवल जो है स्टेट डोमिसाइल जो है स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट प्राइवेट कॉलेज की जो काउंसलिंग है वो स्टेट ही करवाता है। ACCC के थ्रू आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, केवल आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडिट कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो आपको मैंने यहाँ पर दे दी है। अगर आपको ACCC की काउंसलिंग करवानी है तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, इसको आपको नोट डाउन करके रख लेना। सारी आयुष काउंसलिंग यहाँ पर ही होने वाली है। तो जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी सबसे पहले जो राउंड 1 की सीट मैट्रिक्स है वो आपको ACCC की ऑफिशियल वेबसाइट पे दिख जाएगी। उसके बाद जो है राउंड 1 के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको पेमेंट करना है और उसके बाद आपको चॉइस फिल करना है। उसके बाद रिजल्ट अनाउंसमेंट होगा, सीट अलॉटमेंट होगा। अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको राउंड 2, राउंड 3 और स्टे वैकेंसी राउंड में आपको पार्टिसिपेट करना है। अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन होता है। एक तो अगर आपको अच्छी कॉलेज नहीं मिलती है तो आप यहाँ पर फ्री एग्जिट ले सकते हो। अगर आप कॉलेज में जाकर रिपोर्टिंग नहीं करवाओगे तो यहाँ पर फ्री एग्जिट मिल जाएगा और आप डायरेक्ट राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसके बाद जो है आप कॉलेज ज्वाइन कर सकते हो। आप चाहते हो कि नहीं मैं ये सीट भी रखना चाहता हूँ और राउंड 2 में भी मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपको कॉलेज में जाकर रिपोर्टिंग करवाना है। उसके बाद जो है आपको अपग्रेडेशन के लिए विलिंगनेस का फॉर्म जो है वो फिल करना है। उसके बाद आप राउंड 2 में डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर सकते हो। और एक ऐसे स्टूडेंट है जो कि नहीं हमें तो अपग्रेडेशन भी नहीं करना, फ्री एग्जिट भी नहीं करना, हमें तो इसी कॉलेज में पढ़ना है, तो उसी कॉलेज में वो जो है कंटिन्यू स्टडी कर सकते हैं। ये हो गया राउंड 1 के बारे में कि राउंड 1 के बाद जिसको सीट अलॉट होती है उसको क्या करना है और जिसको नहीं होती है उसको क्या करना है। अब यहाँ पर बात करते हैं राउंड 2 के बारे में। तो राउंड 2 जैसे स्टार्ट होगा तो यहाँ पर आपको सीट मैट्रिक्स मिलेगी। सबसे पहले सीट मैट्रिक्स जो है आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी, वहाँ से देख लेना है। उसके बाद जो भी राउंड 1 में आपने चॉइस फिल की है वो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी। राउंड 2 में जो है सभी कैंडिडेट को जो है फ्रेश चॉइस फिल करनी है।
उसके बाद जिन्होंने भी राउंड 1 में जो है वो रजिस्ट्रेशन नहीं किया, उनको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है और पेमेंट करना है, और चॉइस फिलिंग जो है वो सभी कैंडिडेट को करना है। और जिन्होंने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन कर लिया, उनको यहाँ पर राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन और पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, उनको केवल यहाँ पर जो है चॉइस फिल करनी है। उसके बाद सीट अलॉटमेंट होगा, तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक तो आपको सीट अलॉट नहीं होगी, एक आपको सीट अलॉट हो जाती है तो उसके बाद क्या करना है, नहीं होती है तो उसके बाद क्या करना है। तो जिनको सीट अलॉट नहीं होती है, तो ऐसे कैंडिडेट जिनको ना तो राउंड 1 में सीट अलॉट हुई है, ना राउंड 2 में सीट अलॉट हुई है, तो उनको यहाँ पर जो है राउंड 3 और इसके वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करना है। अब बात करते हैं जिन्होंने राउंड 1 से राउंड 2 में अपग्रेड करवाए हैं, बट उनका जो है राउंड 2 में अपग्रेड नहीं हुआ है, तो उनके जो है राउंड 2 के जो रूल्स है वो एप्लीकेबल हो जाएंगे, यानी कि अब से उनके जो है राउंड 2 के रूल जो है वो लागू हो जाएंगे। अगर आपका जो है वो राउंड 1 की जो सीट है वो राउंड 2 में अपग्रेड नहीं हुई है, बट आप जो है राउंड 3 में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। उसके लिए आपको जो है दोबारा से राउंड 3 में जो है वो चॉइस फिलिंग आपको करनी पड़ेगी, यानी कि आप जो है राउंड 1 से राउंड 2 में अपग्रेड नहीं हुआ, राउंड 2 से आप राउंड 3 में भी जो है वो जा सकते हो। और राउंड 1 की जो सीट है वो आपकी कंटिन्यू रहेगी। अगर आपको राउंड 3 में अपग्रेड नहीं होता है तो राउंड 1 की सीट आपको वापस मिल जाएगी, उसमें आप एडमिशन ले सकते हो। अब बात करते हैं ऐसे कैंडिडेट जिनको राउंड 1 में जो सीट मिली थी वो उसको कंटिन्यू नहीं रखना चाहते, तो यहाँ पर जो है वो फ्री एग्जिट ले सकते हैं, बट राउंड 3 के अनाउंसमेंट होने से 3 दिन पहले आपको ये फ्री एग्जिट लेना है। ठीक है, ये अगर ऐसा आप करते हो तो यहाँ पर जो है आपकी जो फीस है वो केवल जो सिक्योरिटी मनी है वो फोरफिट कर ली जाएगी। बाकी आप जो है राउंड 3 में जो है पार्टिसिपेट कर सकते हो, बट उसके लिए आपको जो दोबारा से जो है वो जो फीस है वो आपको कंप्लीट फीस जो है वो दोबारा से आपको जो है वो पे करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपकी सिक्योरिटी मनी जो है वो फोरफिट कर ली जाएगी। अगर आप जो है राउंड 1 की जो सीट है वो नहीं लेना चाहते हो और उसको आप जो है राउंड 3 के अनाउंसमेंट होने से पहले अगर आप उस सीट को छोड़ देते हो, तो यहाँ पर आपकी सिक्योरिटी मनी जो है वो फोरफिट कर ली जाएगी, और फिर राउंड 3 में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको दोबारा से फीस जो है वो पे करनी पड़ेगी। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रूल आ जाता है, इस रूल और इस रूल में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर ये फ्री एग्जिट तब है जब राउंड 3 का अनाउंसमेंट होने से पहले, यानी कि राउंड 3 स्टार्ट नहीं हुआ उसके 3 दिन पहले से ही आपको ये सीट जो है वो छोड़ देनी है। ये हो गया यहाँ पर फ्री एग्जिट, यहाँ पर आपकी केवल सिक्योरिटी मनी जो है फॉरफिट होगी, बाकी आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो। बट राउंड 1 की जो भी सीट आपकी है और आपने जो है जो राउंड 3 का रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं राउंड 3 का स्टार्ट होने की बात कर रहा था, यहाँ पर रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, तो उसके 3 दिन पहले से मतलब रिजल्ट, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आज 27 है और 28, 29 और 30 और 1 को रिजल्ट आने वाला है, तो इसके बीच में अगर आप ये सीट छोड़ते हो, अगर इसके बीच में आप ये सीट छोड़ते हो तो यहाँ पर आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो भी फॉरफिट कर ली जाएगी, और आप ACCC की जो है वो इनएलिजिबल हो जाओगे। आप केवल जो स्टेट आइज काउंसलिंग है उसके लिए आप एलिजिबल रहोगे। तो ये बात याद रखना है, ये रूल और ये रूल अलग अलग है। ये रूल ऐसा है कि यहाँ पर राउंड 3 का जैसे कि ये स्टार्ट होना है इसको 27 को, तो अगर आप जो है सीट जो है 23 को छोड़ रहे हो और 24 को छोड़ रहे हो, तो यहाँ पर जो है 3 दिन पहले अगर आप सीट छोड़ते हो उसके स्टार्ट होने से पहले, तो यहाँ पर आपकी केवल सिक्योरिटी मनी फीस जो है वो फॉरफिट होगी। बट राउंड 3 का रिजल्ट अनाउंस होने के से लेकर और उसके 3 दिन पहले का जो ये जो टाइम, इसके बीच में जो टाइम है, इसके बीच में अगर आप सीट छोड़ते हो तो फिर यहाँ पर आपकी सिक्योरिटी मनी तो फॉरफिट होगी। आप ACCC के लिए भी जो है इनएलिजिबल हो जाओगे और आप केवल जो है स्टेट काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होगे। तो ये इंपॉर्टेंट रूल है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर राउंड 1 की अगर मैं बात करूँ, आपकी सीट अपग्रेड नहीं होती है और आप राउंड 3 के रिजल्ट अनाउंस होने के बाद अगर आप सीट छोड़ते हो तो फिर आप जो है स्टेट ACCC दोनों काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। तो ये इंपॉर्टेंट रूल है, ये आपको याद रखना है। अगर ये गलती आपने कर दी तो आप जो है काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, तो ये गलती आपको नहीं करना है। यहाँ पर अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है, एक तो ऐसे कैंडिडेट जिनको जो है राउंड 1 से राउंड 2 में जो है सीट अपग्रेड हो जाती है, तो उनकी राउंड 1 की सीट कैंसिल हो जाएगी और राउंड 2 की सीट उनको अलॉट हो जाएगी, उसमें जाकर उनको रिपोर्टिंग करना है। जिनको यहाँ पर सीट अलॉट हो जाती है, अगर उनको जो है राउंड 3 में पार्टिसिपेट करना है तो यहाँ पर जो है वो रिपोर्टिंग करवा के जो है विलिंगनेस का फॉर्म भर के जो है वो राउंड 3 के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अपग्रेडेशन का ऑप्शन है, राउंड 2 से राउंड 3 में आप अपग्रेड कर सकते हो, या फिर जो राउंड 2 की जो भी कॉलेज अलॉट है उसमें आप जो है स्टडी कंटिन्यू कर सकते हो। बाकी यहाँ पर वही है कि अगर आप रिपोर्ट नहीं करवाते हो तो आपकी जो काउंसलिंग जो फी है वो फॉरफिट कर ली जाएगी, और यहाँ पर जो है वो रिजल्ट स्टार्ट होने से 3 दिन पहले उसके बीच में अगर आप जो है यहाँ पर एडमिशन को विड्रॉ करवाते हो तो फिर यहाँ पर जो है आप ACCC के लिए तो इनएलिजिबल हो जाओगे, बट आप जो है स्टेट काउंसलिंग के लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रूल है, ये आपको याद रखना है। बट अगर राउंड 3 का रिजल्ट अनाउंस होने के बाद फिर आपने विड्रॉ किया एडमिशन, तो फिर आप जो है पूरी काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, चाहे स्टेट हो चाहे ACCC हो। तो इंपॉर्टेंट रूल है राउंड 2 के, जो आपको याद रखना है। बात करते हैं यहाँ पर राउंड 3 के बारे में। तो राउंड 3 के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर आपकी सीट मैट्रिक्स जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट पर, और राउंड 1 और राउंड 2 की जो है वो चॉइस फिलिंग यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी। राउंड 3 में आपको दोबारा से चॉइस फिलिंग करनी है सभी कैंडिडेट को।
और राउंड 3 में उन्हीं स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन करना है जिन्होंने राउंड 1 और राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, उन्हीं को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। बाकी जिन्होंने कर लिया उनको यहाँ पर दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बात याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर जो है थर्ड राउंड का सीट अलॉटमेंट होगा, तो ये एक तो आपको अलॉट नहीं होगा, एक आपको सीट अलॉट हो सकती है। अगर नहीं होगी तो यहाँ पर क्या आपको करना है कि जिन स्टूडेंट को राउंड 1 और राउंड 2 और राउंड 3 में सीट अलॉट नहीं होती है, उनको यहाँ पर केवल जो है स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करना है। और जिनकी सीट राउंड 1 और राउंड 2 से राउंड 3 में अपग्रेड नहीं हुई है, उनके यहाँ पर राउंड 3 के जो रूल है वो एप्लीकेबल होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट रूल है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको राउंड 1 और राउंड 2 की सीट है वो कंटिन्यू रखनी है। अगर यहाँ पर आप एडमिशन विड्रॉ करते हो तो फिर आप जो है ACCC काउंसलिंग और सेंट्रल काउंसलिंग के लिए जो है ACCC काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग के लिए आप इनएलिजिबल हो जाओगे, वहाँ पर आप एलिजिबल नहीं रहोगे, पूरी आइस काउंसलिंग से आप बाहर हो जाओगे। तो ये बात आपको याद रखना है। अगर आपको सीट अलॉटमेंट हो जाती है, अगर आपको राउंड 1 या राउंड 2 से जो है राउंड 3 में अपग्रेड हो जाता है, तो यहाँ पर राउंड 1 और राउंड 2 की सीट कैंसिल हो जाएगी और राउंड 3 की जो सीट है वहाँ पर आपको रिपोर्टिंग करवाना है। तो यहाँ पर राउंड 3 की जो सीट है वो अलॉट हुई है, वहाँ पर आपको मस्ट ज्वाइन करना। अगर ज्वाइन नहीं करते हो तो फिर आप ACCC की काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। यहाँ पर कोई फ्री एग्जिट नहीं है, ये बात आपको याद रखना है। अब यहाँ पर अगर स्टे वैकेंसी राउंड की हम बात करें तो यहाँ पर जो है उन्हीं कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन करना है जिन्होंने राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 में रजिस्ट्रेशन नहीं किया। जिन्होंने कर लिया और जिनको कोई सीट अलॉट नहीं हुई है तो वहाँ पर जो है वो डायरेक्ट स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट होगी, गवर्नमेंट एडिट होगी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगी, डीम्ड यूनिवर्सिटी होगी, सभी के लिए जो है स्टे वैकेंसी राउंड होगा। पर जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है उनके लिए स्टे वैकेंसी राउंड अलग होता है। जो गवर्नमेंट एडिट सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उनके लिए अलग से स्टे वैकेंसी राउंड होता है। तो यहाँ पर जो है स्टे वैकेंसी राउंड जो फर्स्ट है उसका जैसे अलॉटमेंट होगा, तो अगर आपका अलॉटमेंट नहीं होता है तो आपको जो है सेकंड स्टे वैकेंसी राउंड का जो है वो वेट करना है। और अगर जिनको अलॉट हो जाता है तो यहाँ पर देखो उनको यहाँ पर जो है कोई फ्री एग्जिट नहीं है, उनको यहाँ पर ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो तो आप ACCC की काउंसलिंग और स्टेट की काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। तो ये इंपॉर्टेंट रोल है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो स्टे वैकेंसी राउंड जो सेकंड है, यहाँ पर कोई जो है न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं है। अगर आपने राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 स्टे वैकेंसी राउंड फर्स्ट में अगर आपने रजिस्टर नहीं किया तो फिर आप राउंड 3 में जो है राउंड स्टे वैकेंसी राउंड सेकंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। यहाँ पर कोई नया कैंडिडेट पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, तो ये बात याद रखना। वही कैंडिडेट यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकता है जिन्होंने राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में रजिस्ट्रेशन किया है, स्टे वैकेंसी राउंड फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन किया है बट उनको कोई सीट अलॉट नहीं हुई है, तो वही यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी कोई कैंडिडेट यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर जो है अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है तो आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा, नहीं करते हो तो फिर आप जो है स्टेट काउंसलिंग से भी बाहर हो जाओगे और ACCC से भी आप बाहर हो जाओगे। तो यहाँ पर कोई फ्री एग्जिट नहीं है। अगर आपको सीट अलॉट नहीं होती है तो फिर आपको स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। यहाँ पर ACCC की जो काउंसलिंग है वो यहाँ पर एंड हो जाएगी। यहाँ पर रूल्स और रेगुलेशन मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके जरूर से पूछ सकते हो। अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि रजिस्ट्रेशन के टाइम की आपको कितनी सिक्योरिटी मनी और कितनी जो है रजिस्ट्रेशन फीस आपको पे करनी पड़ेगी। तो जब आप फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन करोगे तो वहां पर जो है गवर्नमेंट कॉलेज और गवर्नमेंट एडिट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी इनके लिए जो है अगर आप जनरल EWS और OBC कैटेगरी से हो तो आपको रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी पड़ेगी यहाँ पर 1000, और SC ST और PWD कैटेगरी से हो तो आपको 500 फीस जो है पे करनी पड़ेगी, जो कि नॉन रिफंडेबल है, ये रजिस्ट्रेशन फीस है। अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग आप करवा रहे हो तो यहाँ पर सभी कैटेगरी को जो है 5000 जो है वो रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो पे करनी पड़ेगी। अब बात आ जाती है यहाँ पर सिक्योरिटी मनी जो कि रिफंडेबल होती है। तो यहाँ पर अगर आप काउंसलिंग जो है गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट एडिट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए करवा रही हो तो सभी कैटेगरी के लिए यहाँ पर 20,000 है, ये आपको सिक्योरिटी मनी फीस जो है वो पे करनी पड़ेगी। और डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए करवा रहे हो तो सभी कैटेगरी के यहाँ पर जो है 15,000 जो है और 50,000 जो है यहाँ पर फीस आपको पे करनी पड़ेगी, जो कि रिफंडेबल है। ये आपको रिफंड कब होगी? जब पूरी काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी तभी आपको ये रिफंड होगी। और किस कंडीशन में ये फॉरफिट हो सकती है वो मैंने आपको रूल्स और रेगुलेशन में बता दिया है। आप जिस अकाउंट से पे कर रहे हो उसी अकाउंट में ये जो है रिफंड होने वाली है, तो आपको अपने अकाउंट से ही पे करना है। अगर आप किसी काउंसलर से काउंसलिंग ले रहे हो तो आपको अपने अकाउंट से ही पे करना है, ना कि किसी काउंसलर के अकाउंट से पे करना है, क्योंकि जब रिफंड होगा तो वो उसी अकाउंट में आने वाला है जिस अकाउंट से आपने पे किया है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। और रिपोर्टिंग के टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए उसकी जो है PDF मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा है, तो वहां से जाके आप डॉक्यूमेंट देख लेना कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है आपको रिक्वायर्ड होंगे रिपोर्टिंग के टाइम पे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके आप जरूर से पूछ सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि इस साल की जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। अब इसकी जो है कट ऑफ की हम बात करते हैं, आयुर्वेदा, यूनानी और जो है होम्योपैथी की इनकी कट ऑफ क्या रह सकती है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है मैं BMS की जो कट ऑफ है उसके बारे में बात करता हूँ कि 2024 की क्या कट ऑफ रही थी, उसके बारे में यहाँ पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जनरल कैटेगरी की अगर मैं रैंक की बात करूँ तो ये 1,12,402 ये रैंक क्लोजिंग थी, और मार्क्स की बात करें तो 570 मार्क्स थे। यहाँ पर EWS कैटेगरी की बात करें तो 1,20,358 रैंक, मार्क्स की बात करें तो 563, और OBC की यहाँ पर हम बात करें तो 1,15,226 यहाँ पर क्लोजिंग रैंक, और मार्क्स की बात करें तो 568, और SC कैटेगरी की यहाँ पर बात करें तो 2,88,433 रैंक, और मार्क्स की बात करें तो 447।
और एसटी की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो 3,42,668 यहाँ पर ये क्लोजिंग रैंक थी, और मार्क्स की बात करें तो 416 यहाँ पर मार्क्स रहे थे। अब बात करते हैं कि 2025 की जो बीएमएस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। अगर मैं जनरल कैटेगरी की एक्सपेक्टेड रैंक की अगर बात करूँ तो 1,20,000 अगर इतनी आपकी रैंक है तो आपको जो है इस बार कॉलेज अलॉट हो जाएगा। मार्क्स आपके होने चाहिए 450, और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो 1,30,000 के समथिंग आपकी रैंक होना चाहिए। मार्क्स की बात करूँ तो 445 यहाँ पर होना चाहिए। ओबीसी अगर मैं बात करूँ तो 1,20,000 यहाँ पर आपकी रैंक होना चाहिए। मार्क्स की बात करूँ तो वही 450, और एससी की बात करूँ तो अगर 3 लाख तक भी आपकी रैंक है तो आपको इस बार जो है बीएमएस में एडमिशन मिल जाएगा। मार्क्स आपके जो है वो 360 मार्क्स होना चाहिए। एसटी की यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 3,60,000 आपकी रैंक होना चाहिए, और मार्क्स की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो जो है 330 मार्क्स आपके होने चाहिए। अगर इतने रैंक और इतने मार्क्स आपके आ रहे हैं तो आपको आराम से जो है बीएमएस में जो है वो इस बार जो है वो गवर्नमेंट सीट आपको जो है वो मिल जाएगी। बात करते हैं यहाँ पर बीएचएमएस की कि बीएचएमएस की कट ऑफ क्या रह सकती है। उससे पहले यहाँ पर 2024 की जो कट ऑफ है वो डिस्कस कर लेते हैं। जनरल कैटेगरी की यहाँ पर मैं क्लोजिंग रैंक की बात करूँ 2024 की तो 2,29,143 मार्क्स की बात करूँ तो 484। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूँ तो यहाँ पर 2,56,263, और मार्क्स की बात करूँ तो यहाँ पर 466 मार्क्स। और ओबीसी कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक की बात करूँ तो 2,39,857 ये क्लोजिंग रैंक थी। मार्क्स की बात करूँ तो 477 मार्क्स। एससी की बात करूँ तो 4,14,157 क्लोजिंग रैंक। मार्क्स की बात करूँ तो 380 मार्क्स। और यहाँ पर एसटी कैटेगरी की बात करूँ तो 4,58,249 यहाँ पर क्लोजिंग रैंक, और मार्क्स की बात करूँ तो 360 मार्क्स यहाँ पर ये 2024 की जो है वो कट ऑफ रही थी। अब 2025 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बात करें बीएचएमएस की तो जनरल कैटेगरी की अगर आपकी रैंक जो है वो 2,50,000 रैंक है, और मार्क्स आपके जो है वो 380 मार्क्स आपके हैं तो आपको आराम से जो है बीएचएमएस की गवर्नमेंट सीट अलॉट हो जाएगी। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो रैंक होने चाहिए 2,70,000 और मार्क्स होने चाहिए आपके 370। ओबीसी की बात करूँ तो 2,60,000 आपकी रैंक होना चाहिए, मार्क्स होना चाहिए 376 मार्क्स होना चाहिए। एससी की यहाँ पर बात करूँ तो 4,35,000 आपकी रैंक होनी चाहिए, और मार्क्स होने चाहिए आपके 303 मार्क्स आपके होने चाहिए। एसटी की बात करूँ तो 4,70,000 आपकी रैंक और मार्क्स होने चाहिए 290। अगर इतने मार्क्स इतनी रैंक है तो आपको बीएचएमएस की गवर्नमेंट सीट जो है वो आराम से अलॉट हो जाएगी। अब यहाँ पर जो है यूनानी कोर्स के बारे में बात करते हैं कि जो बीयूएमएस है उसकी क्या कट ऑफ रह सकती है 2025 में। सबसे पहले यहाँ 2024 की कट ऑफ डिस्कस कर लेते हैं। जनरल कैटेगरी के यहाँ पर आप देख सकते हो 2,38,773, और मार्क्स बात करूँ तो यहाँ पर 478 ये मार्क्स थे। एडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 2,44,043 एक क्लोजिंग रैंक थी। मार्क्स की बात करूँ तो 474 मार्क्स। ओबीसी की बात करूँ तो 2,36,000 और 96 ये क्लोजिंग रैंक थी। मार्क्स की बात करूँ 479 मार्क्स थे। एससी की बात करूँ तो 5,94,767 यहाँ पर ये क्लोजिंग रैंक थी। मार्क्स की बात करूँ तो 306 मार्क्स थे। और एसटी की बात करूँ क्लोजिंग रैंक थी 7,27,699 ये क्लोजिंग रैंक थी। मार्क्स की बात करूँ तो 263 मार्क्स थे। ये क्लोजिंग रैंक और एक क्लोजिंग मार्क्स है जहां पर 2024 में सीट अलॉट हुई थी बीओएमएस में गवर्नमेंट। अगर इस साल के हम जो है बीओएमएस की बात करें कि क्या कट ऑफ रह सकती है। जनरल कैटेगरी के रैंक होना चाहिए 2,50,000 और मार्क्स होना चाहिए 380। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बात करूँ तो 2,60,000 आपकी रैंक होना चाहिए और 374 आपके मार्क्स होना चाहिए। ओबीसी की बात करूँ तो 2,50,000 आपके रैंक होना चाहिए, 380 आपके मार्क्स होना चाहिए। एससी की बात करूँ तो 6,50,000 तक अगर आपके रैंक है और मार्क्स आपके 280 है तो आपको बीएमएस की गवर्नमेंट सीट अलॉट हो जाएगी। एसटी की बात करूँ तो 7,70,000 आपके रैंक होना चाहिए और 250 आपके मार्क्स होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पर बीएमएस की गवर्नमेंट सीट अलॉट होगी। तो यहाँ पर जो है मैंने आपको आयुर्वेदा, यूनानी और होम्योपैथी तीनों कोर्स की जो है वो कट ऑफ बता दी है। फिर अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके जरूर से पूछ लेना। और आप कमेंट करो तब अपना स्टेट लिखना, आपको कैटेगरी आपको लिखना है, ठीक है, और आपके मार्क्स आपको लिखना है और आपको रैंक लिखना। इस तरीके से आपको कमेंट करना है, तभी मैं रिप्लाई कर पाऊंगा कि आपको सीट अलॉट होगी या नहीं होगी। अगर आपको काउंसलिंग के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आप हमारे पेड काउंसलिंग सर्विस ले सकते हो। पेड काउंसलिंग सर्विस का बेनिफिट ये है कि यहाँ पर सारा प्रोसेस जो है हम करके देंगे आपको। हर कॉलेज की आपको डिटेल मिलेगी, हर कॉलेज की आपको बॉन्ड डिटेल मिलेगी, कॉलेज की कट ऑफ, पिछले साल की कट ऑफ, उसकी फीस स्ट्रक्चर सब कुछ आपको डिटेल में मिलने वाला है। और अपनी रैंक के यानी कि आपकी जो रैंक है उसके अकॉर्डिंग आपको बेस्ट कॉलेज जो है वो अलॉट करवाकर हम जो है वो देंगे। तो आपको जो है लास्ट राउंड तक सपोर्ट मिलेगा, मेरी पर्सनल खुद की गाइडेंस आपको मिलेगी लास्ट राउंड तक। तो सब कुछ प्रोसेस यहाँ पर हम करा कर देंगे और आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट कॉलेज जो है वो अलॉट करा कर देंगे। तो अगर आपके प्लान बाई करना है तो यहाँ पर इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आपको जो है केवल पेड काउंसलिंग सर्विस लिख के आपको मैसेज करना है, कॉल वगैरह आपको नहीं करना है। ईमेल आईडी पे भी आप जो है मैसेज कर सकते हो। तो इस तरीके से अगर ये प्लान आपको बाय करना है तो आप कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है मैंने सब कुछ आपको बता दिया है आयुष काउंसलिंग के बारे में। फिर भी आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ लेना। और हाँ, टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना क्योंकि ये पीडीएफ आपको वहां पर ही मिलने वाली है। और टेलीग्राम पर जो है सभी इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगी। तो टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।